नमस्कार दोस्तों, कंद कहानी की नई कड़ी में मैं तारा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दिल्ली में तो ठंड बहुत बढ़ गई है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सब परिवार वाले एक साथ बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ आनंद लीजिए आज के कंद का। मुंशी प्रेमचंद, ऐसा भारत में कौन होगा जिसने इनका नाम ना सुना हो, चाहे वो गैर हिंदी भाषी ही क्यों ना हो। मुंशी जी तो भारत के घर घर में सुने सुनाए जाते हैं। आज मैंने चुना है मंत्र को। इस कहानी में एक अनपढ़ बूढ़ा डॉक्टर एक पढ़े लिखे युवा डॉक्टर को विज्ञान का तो नहीं पर जीवन का सच्चा और आवश्यक ज्ञान जरूर दे देता है। तो ज्यादा बकबक ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ आज का कंठ मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? उसने डॉक्टर साहब से हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर साहब ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक्स खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह। लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही बच रहा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार, आपकी बढ़त होए दिन बंधु। ऐसे उजड्ड देहाती यहाँ प्राय रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे, वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। उन्होंने चिक धीरे से उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में और कोई नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव उसे अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया। किस्मत ठोक ली थी उसने। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाई भाई करने लगी। बुढ़ापे की विशाल नम्रता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार में रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक साधारण बात थी। वह उनके नियमित
जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वह जौ भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा नाटक खेलने की तैयारी थी। नाटक खुद कैलाश नाथ ने लिखा था। वही एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सर नंगे पांव, इधर से उधर मित्रों की आव भगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे। बेचारे को दम मारने की फुर्सत नहीं थी। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटी जमा करने का उसे मरज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता था। उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो न सकूंगा, कमरे में तिल रखने की भी जगह न मिलेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज न मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजीब बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है? इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये जानबूझकर उस पर रंग चढ़ा रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं वैसे भी इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्टा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की छेपी हुई सूरत को देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उनका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। जो ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू कर दिया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह,
क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल दिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में न डालो, दूर ही से दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दनों में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल रही थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक ना सुनता था। प्रेमिका के सामने अपने सर्व कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर वह कब चूकता। एक मित्र ने टोका, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए। कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे पर मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी, तो वह उसे हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, तो उसने यह तमाशा ना करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आया कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं, इसीलिए वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें, आया विश्वास या भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहूंवन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का डसा भाग नश्तर से काट देना चाहते, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी एक मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिए, पर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बतलाऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नश्तर से भी कुछ फायदा ना होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी।
यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लग गई। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नश्तर अपने गर्दन पर मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया। अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, इसकी बातों में आ गया। नश्तर लगा देता तो ये नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए, किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का रूप यौवन खून से बदरंग हो गया। चमन में बाहर आने से पहले ही पतझड़ का इख्तियार हो गया। क्या हुआ था, जो न होना था वो हो गया था। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहां हास्य की ध्वनि थी वहां अब रोने चीखने की दिल चीर देने वाली आवाजें आ रही थी। तो ये था मंत्र का भाग 1। अगले भाग में आप जानेंगे कि कैलाश के साथ क्या हुआ। क्या वो जीवन मृत्यु के इस घोर संकट से उबर पाया, या डॉक्टर चड्ढा को किसी की बद्दुआ के कारण पुत्र वियोग सहना होगा। जल्द ही मैं लेकर आऊंगी इस कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।